अब हम लोगों को पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या होता है कि अगर कोई चीज़, कोई बॉडी, कोई सिस्टम, ठीक है, अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट और टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। मतलब कहने का ये है कि अगर किसी बॉडी को एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट हम पाइवोट कर दें, ठीक है, तो उस पाइवोट पॉइंट के इस तरफ और उस तरफ जो फोर्स काम कर रहे हैं वो उसको घुमाने की कोशिश करेंगे। तो एक साइड का टॉर्क और दूसरी साइड का टोटल टॉर्क अगर बराबर आ जाए तो इसका मतलब वो घूमेगा नहीं, बैलेंस रहेगा, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। देखिए क्या लिखा है, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट कहता है कि इफ अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अबाउट पाइवोट पॉइंट देन द टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू द टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट। यानी अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट और टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हमेशा बराबर रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपके पास ये एक रॉड है, फिलहाल हमने इसको एक मासलेस स्केल मान लिया है, ठीक है। जब मास होगा स्केल में तब क्या होगा वो क्वेश्चंस के दौरान मैं आपको बता दूंगा। अभी फिलहाल आप ये मानिए कि इस रॉड में अपना खुद का कोई मास नहीं है और ये ओ पाइवोटेड पॉइंट है। रॉड के इस तरफ जहां पे पाइवोटेड पॉइंट है उससे R1 डिस्टेंस पे एक F1 फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, यहीं से, क्योंकि सारी डिस्टेंस पाइवोट पॉइंट से ही मेजर करी जाती है, यहीं से R2 डिस्टेंस पे एक F2 फोर्स काम कर रहा है। राइट साइड में जाइए, यहाँ से R3 डिस्टेंस पे एक F3 फोर्स काम कर रहा है और यहीं से आगे जाइए तो R4 डिस्टेंस पे F4 फोर्स काम कर रहा है। और हम मान के चल रहे हैं कि लेट द फॉलोइंग अरेंजमेंट इज इन इक्विलिब्रियम अबाउट पॉइंट O। इसका मतलब इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट काम कर जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या कहता है कि टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट बराबर होगा। यानी अगर आप गौर से देखें यहाँ पे तो ये F1 वाला जो फोर्स है, जो सपोज मान लेते हैं 2-1 टॉर्क देगा, ये कैसे घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। F2 वाला जो है ये भी ऐसे दबाएगा तो ये इसकी वजह से भी जो टॉर्क एक्सपीरियंस होगा वो भी इस तरफ लग जाएगा। यानी टो1 और टो2 एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गए। F3 को देखिए, F3 वाला जो फोर्स होगा उसको इस तरफ दबाएगा तो ऐसे घुमाएगा, तो जो टो3 है ये आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गया। और F4 भी इसको ऐसे घुमाएगा, ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, तो ये वाला जो मूवमेंट आएगा टो4 ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। यानी अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट टोटल इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट टोटल। एंटी क्लॉकवाइज में कौन कौन से हैं, टो1 एंड टो2, क्योंकि टो1 भी देखिए ऐसे घुमा रहा है और टो2 भी ऐसे घुमा रहा है। यानी टो1 और टो2 एंटी क्लॉकवाइज हैं और टो3 और टो4 क्लॉकवाइज हैं। तो टो1 यानी पहला टॉर्क हो जाएगा F1 इंटू R1 प्लस दूसरा हो जाएगा F2 इंटू R2। समझ रहे ना, मतलब F1 वाले के लिए डिस्टेंस कितनी है R1 और F2 वाले के लिए डिस्टेंस कितनी है R2। इसी तरीके से टो3 के लिए हो जाएगा F3 इंटू R3, क्योंकि F3 की जो डिस्टेंस है वो R3 है और टो4 का मतलब हो गया F4 इंटू R4। बात समझ में आ गई। अब हम लोग देखेंगे पहला न्यूमेरिकल प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट के ऊपर। लिखा है अ यूनिफॉर्म मीटर रूल रेस्ट हॉरिजॉन्टली ऑन अ नाइफ एज। नाइफ एज मतलब एक पतला सा कोना होगा, इसके ऊपर उसको बैलेंस किया गया जस्ट लाइक दिस, ऐसे है ना, ऐसे, ओके। नाइफ एज एट 60 सेंटीमीटर मार्क व्हेन अ मास ऑफ 10 ग्राम इज सस्पेंडेड। देखिए सबसे पहले डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। पहली बात तो ये आप समझ लीजिए प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट पूछा जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक नंबर में इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। दूसरी बात 100% क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन इस कैटेगरी का ज़रूर मिलेगा। मतलब आपको प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट का क्वेश्चन आना ही आना चाहिए। अगर आपको नहीं करना आता है तो फिर ये बहुत ही मूर्खता भरी बात हुई, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मीटर रूल रेस्ट्स हॉरिजॉन्टली ऑन अ नाइफ एज एट 60 सेंटीमीटर मार्क व्हेन अ मास ऑफ 10 ग्राम इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड, ठीक है। तो डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम में आपको यूनिफॉर्म मीटर रूल बोला गया है।
मीटर रूल का मतलब हो गया 100 सेंटीमीटर का रूल, यानी 0 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर ये हुआ, ठीक है। ये बीचों बीच का पॉइंट है, तो ये मान लेते हैं 60 सेंटीमीटर है, तो पाइवोटेड पॉइंट ये है आपका। इसको आप फलक्रम मान लीजिए, यानी जिसके अबाउट ये घूम सकता है, पाइवोट पॉइंट, नाइफ एज, कुछ भी बोलिए। तो ये कहाँ पे है इस समय, ये 60 सेंटीमीटर के मार्क पे है। व्हेन अ मास ऑफ 10 ग्राम इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड, ये बैलेंस हो जाता है। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आप, लिखा है ये रेस्ट हॉरिजॉन्टली, यानी हॉरिजॉन्टल हो जाता है, बैलेंस हो जाता है जब 10 ग्राम का मास लटकाया जाता है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि रूल में अगर मास होगा तो क्या होगा, उसके लिए क्या करना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन को क्वेश्चन के तौर पे भी देखिए और एक एडिशनल कंसेप्ट के रूप में भी देखिए कि अगर कभी ऐसा हो कि क्वेश्चन में या तो दिया हो कि रॉड का मास है और या तो आपको निकालना हो कि रॉड का क्या मास है। तो देखिए इस क्वेश्चन में व्हाट इज द मास ऑफ द रूल लिखा हुआ है, व्हाट इज द मास ऑफ द रूल लिखा हुआ है। तो रूल का मास आपको फाइंड करना है। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, कभी भी यूनिफॉर्म मीटर रूल होगा तो उसका मास यानी उसका वेट हमेशा उसके सेंटर ऑफ मास यानी बीचों बीच यानी कि 50 सेंटीमीटर वाले मार्क पे काम करेगा। यानी कि अगर मैं मास मान लेता हूं रॉड का m है तो उसका वेट हो जाएगा mg, ठीक है। m यानी मास और g मतलब ग्रेविटी यानी वेट हो गया। वेट हमेशा डाउनवर्ड काम करता है और इस वेट का, इस फोर्स का ये जो पॉइंट ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस हो गया वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आ गई। तो कभी भी यूनिफॉर्म मीटर रूल दिया जाए और आपसे मास पूछा जाए या मास दिया जाए तो हमेशा 50 सेंटीमीटर वाले मार्क पे डाउनवर्ड डायरेक्शन पे रॉड का मास m मानते हुए m इंटू जी उसका वेट मेंशन कर देंगे, ठीक है। फिर अब ऑब्वियस है कि ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है, ठीक है, और ये फोर्स है, तो इट इज क्वाइट क्लियर कि ये इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा। तो क्योंकि ये इस तरीके से इसको इधर घुमा रहा है तो ऑब्वियस है कि पार्ट ए क्वेश्चन के मुताबिक, ए वाले पार्ट के मुताबिक हमसे ये बोला गया है कि हमें किस एंड पे जो दूसरा वाला वेट है, कौन सा वाला वेट है, किस एंड पे हमको 10 ग्राम वेट को सस्पेंड करना चाहिए। तो आपको डायग्राम ड्रॉ करना चाहिए, एट विच एंड मस्ट द मास बी सस्पेंडेड सो दैट इट मे रिमेन इन इक्विलिब्रियम। इसका मतलब ये है कि ऑब्वियसली अगर आप दो एंड हैं ये और ये, अब या तो इसमें आप लटका सकते हो या तो इसमें लटका सकते हो। अगर इसमें लटकाओगे तो ये भी ऐसे घुमाएगा, ये भी ऐसे घुमाएगा, यानी दोनों ही अगर एक ही तरफ घुमा देंगे तो बैलेंस कैसे हो सकता है। तो बैलेंस करने के लिए हम लोगों को दूसरा एंड बचा सिर्फ ये वाला, यानी कि 10 ग्राम वाला जो वेट है, ठीक है, 10 ग्राम, ठीक है। तो ये इसको आप ऐसे करिए, m ग्राम आपने मास माना था उसका, तो ये बन गया m ग्राम फोर्स, ये हो गया वेट, ठीक है। मतलब स्केल का जो मास आपने m माना था तो स्केल का वेट कितना हो गया, m ग्राम फोर्स, और 10 ग्राम का वेट यहाँ लटकाना था हमको, तो ये 10 ग्राम फोर्स हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं फलक्रम से यहाँ तक के डिस्टेंस की। तो फलक्रम से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। अब क्या होगा, अब ऑब्वियस है ये ब्लैक वाला क्या शो कर रहा है, ब्लैक वाला शो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लाइक दिस, ठीक है। और ये इस पॉइंट के अबाउट, ये पॉइंट फलक्रम है, ये वाला फोर्स को ऐसे घुमाएगा लाइक दिस, यानी ये हो गया क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और क्लॉकवाइज मूवमेंट बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका ए पार्ट हो गया कि ए पार्ट में आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था, एट विच एंड मस्ट द मास बी सस्पेंडेड। तो आंसर आया कि एट 100 सेंटीमीटर मास। तो आंसर इस केस में हुआ एट 100 सेंटीमीटर मार्क। ये तो क्लियर हो गया। अब बचा और डायग्राम ड्रॉ करना, तो डायग्राम ड्रॉ हो चुका है, ठीक है। व्हाट इज द मास ऑफ द रूल, ठीक है। तो अब बी पार्ट करेंगे हम लोग, व्हाट इज द मास ऑफ द रूल, ठीक है। तो बिकॉज रॉड इज इन इक्विलिब्रियम, देयरफॉर बाय प्रिंसिपल ऑफ
मोमेंट आप पूरा लिखेंगे, ठीक है। रॉड इज इन इक्विलिब्रियम, देयरफॉर बाय प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट। विदाउट साइन यूज करना है, ध्यान रखिएगा। जब भी प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट आप ऐसे लगाएं तो विदाउट साइन कन्वेंशन, मतलब ये नहीं कि आप एंटी क्लॉकवाइज के लिए प्लस का साइन और क्लॉकवाइज के लिए माइनस का रख दें, आंसर गलत आ जाएगा। यहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटिकली पहले से सॉल्व कराया होता है और यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड रखने होते हैं, साइन नहीं रखने होते हैं। चलिए एंटी क्लॉकवाइज वाला फोर्स कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट निकालने के लिए एंटी क्लॉक वाला फोर्स था m ग्राम फोर्स, ठीक है, ओके। अच्छा, दूसरा ये इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है 10 सेंटीमीटर, तो कुल मिला के ये हो गया 10, ठीक है। इधर आ जाइए बात, क्लॉकवाइज वाला फोर्स कौन सा है 10 ग्राम फोर्स, तो 10, ठीक है। और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जा रही है 40, समझ रहे हैं ना। ये फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन, ये फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन, है ना, समझ रहे हैं ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस फोर्स की ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये वाली, इस वाले फोर्स की ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये वाली, समझ गए। तो कुल मिला के 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो m इज इक्वल टू कितना हो गया 40 ग्राम। चलिए अब अगला सवाल देखेंगे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के ऊपर। लिखा है ऑन अ सीसॉ टू चिल्ड्रन of mass 30 kg and 50 kg are sitting on the side of it at distances 2 meter and 2.5 meter respectively from its middle. Where should a man of mass 74 kg sit to balance it? तो एक सीसॉ है, सीसॉ सब लोग जानते ही होंगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो हम लोग सीसॉ का एक स्कीमेटिक डायग्राम बना देते हैं। ये मान लेते हैं सीसॉ है और ये वो फलक्रम वाला पॉइंट है जिसके अबाउट सीसॉ ऐसे ऐसे चलता है। टू चिल्ड्रन ऑफ मासेस 30 kg एंड 50 kg आर सिटिंग ऑन द साइड ऑफ इट्स एट डिस्टेंस 2 मीटर एंड 2.5 मीटर। मीन्स अगर 2 मीटर पे एक बच्चा बैठा है तो 2.5 मीटर पे अगला बच्चा बैठा है, ठीक है। तो इसका मतलब मिडल से, ये मिड पॉइंट है, ये 2 मीटर डिस्टेंस हो गया और दूसरे वाले बच्चे का 2.5 मीटर डिस्टेंस हो गया, ठीक है। और 30 kg का अगर बच्चा है पहला वाला जो कि 2 मीटर में बैठा है रिस्पेक्टिवली, तो 30 kgf उसका फोर्स हो जाएगा और 50 kgf इसका वाला फोर्स हो जाएगा। और अगर आप नोटिस करें तो दोनों ही फोर्स कैसे घुमा रहे हैं, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, सी मीन्स क्लॉकवाइज, ठीक है। चलिए अगले वाले पे ध्यान देते। तो बोला ये गया है कि मैन को किधर बैठना चाहिए, आदमी को किधर बैठना चाहिए। ऑब्वियसली पिछले क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया था कि अगर बैलेंस करना है तो एक तरफ अगर ऑलरेडी वेट है तो हमें दूसरी तरफ वेट को बैलेंस करवाना पड़ेगा, यानी मैन शुड सिट हियर, ठीक है। तो अगर 74 kg का मैन है तो 74 kgf इसका वेट हो जाएगा, समझ गए बात को, ठीक। तो कहाँ पे बैठना है यही हमको निकालना है। तो मान लेते हैं कि डिस्टेंस यहाँ से हो जाएगी x मीटर, दिस डिस्टेंस इज x मीटर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये फलक्रम को ऐसे घुमाएगा क्योंकि ये फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट है, इसके अबाउट ऐसे घुमाएगा। तो कुल मिला के ये वाला मोमेंट आपको जब मिल पाएगा एंटी क्लॉकवाइज तब जाके कहीं बराबर हो पाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, एट इक्विलिब्रियम बाय प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या हो जाएगा, टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट। चलिए कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट वाला फोर्स कौन सा है 74, और एंटी क्लॉकवाइज वाले के लिए जो देखिए इस फोर्स का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, इसकी वैल्यू कितनी है x। अब आ जाते हैं क्लॉकवाइज वाले में। क्लॉकवाइज वाले में दो हैं, एक फोर्स है 30 वाला, एक फोर्स है 50 वाला। 30 वाले का जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है, प्लस ये एक का टॉर्क हो गया। दूसरे वाले में 50 वाला
50 वाले का जो डिस्टेंस है 2.5 है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, मतलब जो फोर्स उसी का डिस्टेंस, मतलब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 मीटर था और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2.5 मीटर था। तो 74x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 60 प्लस 125, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 2.5 मीटर, ठीक है। किधर, वैसे तो डायग्राम में क्लियर है कि दूसरी साइड में, फिर भी मैं लिख रहा हूँ ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ। चलिए प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट से रिलेटेड अपने पास अभी तीसरा सवाल है, ठीक है। लिखा है द व्हील शोन इन द डायग्राम हैज अ फिक्स्ड एक्सल पासिंग थ्रू ओ, यानी ये एक व्हील है, ये ओ पे इसका जो है वो एक्सल है, यानी इसके अबाउट ये घूम सकता है। अच्छा, मतलब ये फिक्स पॉइंट है, इसी के अबाउट ये व्हील ऐसे या ऐसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूम सकता है। द व्हील इज केप्ट स्टेशनरी, यानी व्हील इक्विलिब्रियम पे, एक बात तो केप्ट अंडरस्टूड हो गई, केप्ट स्टेशनरी मतलब व्हील इज इन इक्विलिब्रियम, व्हील इज इन इक्विलिब्रियम मतलब एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर हो गए, ठीक है। चलिए, तो अंडर द गिवन एक्शन ऑफ, एक्शन ऑफ नंबर 1 हॉरिजॉन्टल फोर्स F1 एट ए, तो ए पर जो F1 फोर्स हॉरिजॉन्टल है वो तो दिख रहा है, चलिए ठीक है। एंड अ वर्टिकल फोर्स, मैंने अंडरलाइन पहले ही कर दिया है, वर्टिकल फोर्स F2 एट बी, यानी बी पॉइंट पे एक वर्टिकल फोर्स काम करना है। वर्टिकल दो तरीके से हो सकता है, या तो ऐसे लगे और या तो ऊपर से नीचे की तरफ लगे, ठीक है। तो वर्टिकल फोर्स यही देखना है कि नीचे से ऊपर लगना है या ऊपर से नीचे देखना है, ये पहला पार्ट होगा, देखिएगा। तो शो इन द डायरेक्शन, शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स F2 इन द डायग्राम, मतलब आपको डायग्राम में F2 की डायरेक्शन को शो करना है, ठीक है। तो अब मैं इस डायग्राम को सॉल्यूशन में ले रहा हूँ, ठीक है। आपको अगर क्वेश्चन नोट करना है तो आप यहाँ तक क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, इसके बाद अगर मैं फिगर में जो भी चेंजमेंट करूँगा तो वो फिगर सॉल्यूशन का हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो मैं शुरू करता हूँ मेरा पार्ट ए, ठीक है। सो ए पार्ट अगर मैं शुरू करूँ, मैं इसको थोड़ा साइड में कर देता हूँ। अब ये आपका क्वेश्चन है और ये ए पार्ट का मैं आंसर कर रहा हूँ, ठीक है, सॉल्यूशन ए पार्ट, ठीक है। तो बी पार्ट पे बताना है, तो अब गौर से देखिए, अगर ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है और F1 इस तरीके से लग रहा है तो ऑब्वियसली इसको ऐसे घुमाएगा, यानी कुल मिला के जो टॉर्क है पहले वाले फोर्स का वो इस तरीके से है, यानी ये हुआ टॉर्क ऑफ फर्स्ट वन। अब हमको क्या चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। अगर तुमने फोर्स ऐसे लगाया तो भी ये ऐसे ही घूम जाएगा, नोटिस करिए, अगर आपने फोर्स ऐसे लगाया तो फिर तो भी ये ऐसे ही घूमेगा, ठीक है। इसका मतलब ये फोर्स ऐसे नहीं लग सकता, ये फोर्स तो ऐसे लगना पड़ेगा। जब ऐसे फोर्स लगेगा ऐसे, तब ये इधर या ऐसे चलने की टेंडेंसी आएगी, यानी जो सेकेंड टॉर्क है वो ऐसे होना चाहिए। समझ गए, क्लियरली दिख रहा होगा आपको, यानी पहले फोर्स का टॉर्क, यानी आप बात समझ गए ना, अगर बैलेंस रखना है, ठीक है, तो पहले वाले फोर्स जो कि इधर नहीं लग रहा है, क्वेश्चन में गिवन है, तो टॉर्क ऐसे होगा, तो 100% जो दूसरा वाला है, सेकेंड वाला फोर्स, वो 100% ऐसे बनना चाहिए, ऐसे लगना चाहिए, देख रहे हैं। तो दिस इज F2, सेकेंड वाला फोर्स ऐसे काम करेगा, तब जाके ये ऐसे जब लगेगा तब ये ऐसे घूमने की कोशिश करेगा, तो सेकेंड वाला टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज आएगा, ठीक है ना। तो सेकेंड वाला एंटी क्लॉकवाइज है, मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। सेकेंड वाला एंटी क्लॉकवाइज है और फर्स्ट वाला क्लॉकवाइज है, मेंशन कर दिया मैंने, अगर कंफ्यूजन ना हो जाए इस वजह से साइड में लिख दे रहा हूँ। दिस इज क्लॉकवाइज एंड दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ में आ गई। तो पहला पार्ट हो गया, विच ऑफ द फोर्सेज F1 एंड F2 इज ग्रेटर। अब दोनों में से कौन सा फोर्स बड़ा है ये देखना है। तो क्वेश्चन है अपना बी पार्ट, F1 और F2 बड़ा है। तो देखिए, बिकॉज व्हील इज इन इक्विलिब्रियम, व्हील इज इन इक्विलिब्रियम, therefore anti-clockwise torque and clockwise torque are equal. Therefore anti-clockwise वाला कौन सा है, सेकेंड टॉर्क, और क्लॉकवाइज वाला कौन सा है, फर्स्ट टॉर्क। इसलिए इसका मतलब क्या, पहला टॉर्क दूसरा टॉर्क बराबर नहीं, टॉर्क की वैल्यू हो गई कांस्टेंट। और आगे बढ़ जाते हैं, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर,
विच इज कांस्टेंट। ठीक है, समझिएगा, मैं बताता हूं आपको। तो F इज इक्वल टू हो गया कांस्टेंट अपॉन R, और कभी भी साइन ऑफ कभी भी कांस्टेंट, देखिए आपने पढ़ा होगा, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो इक्वल लगाते हैं और कांस्टेंट लगाते हैं, और उल्टा भी होता है, अगर कांस्टेंट है तो इक्वल की जगह साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट को हटाइए तो F प्रोपोर्शनल 1/R आ जाएगा। तो यहाँ से अब आपको ये चेक करना है कि कौन से वाले फोर्स का R कम है और कौन से वाले फोर्स का R ज़्यादा है। ये वही समझ सकता है जिसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस का सही नॉलेज हो। क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस? कि जिस जगह पर फोर्स लगा है और फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन से पॉइंट ऑफ रोटेशन को आप मिला दीजिए 90 डिग्री के एंगल पे। मतलब फोर्स अगर ये है तो ये देखिए 90 डिग्री एंगल बनाते हुए पॉइंट ऑफ रोटेशन से ये मिला, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा R1 हो जाएगा, यानी पहले वाले फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है। अब सेकंड वाले पे आइए। सेकंड वाले फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है, और अगर मैं पॉइंट ऑफ रोटेशन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये इतना आएगा सिर्फ, यानी ये डिस्टेंस कितना हो गया भैया? R2 हो गया। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि R2 छोटा है और R1 बड़ा है। तो मैं यहां लिखूंगा आगे, बिकॉज R1 इज ग्रेटर देन R2, और यहां पे रिलेशन इनवर्स का है, इसलिए F1 इज लेस देन F2। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो F1 वाला फोर्स होगा वो कम होगा और F2 वाला ज़्यादा होगा। हम चाहते तो कॉमन लॉजिक से भी कर सकते थे इसको। लॉजिक क्या है आपको दिखाई पड़ रहा होगा, आपको हम पढ़ा चुके हैं कि जितनी ज़्यादा डिस्टेंस पे फोर्स लगाते हैं टॉर्क उतना ही कम हो जाता है। मतलब टॉर्क मतलब जितने ज़्यादा डिस्टेंस पे फोर्स लगाते हैं फोर्स उतना ही कम लगाना पड़ता है घुमाने के लिए। समझ रहे हैं? फिर से बोलता हूँ, टॉर्क हम जितनी मतलब फोर्स हम जितनी ज़्यादा डिस्टेंस पे लगाते हैं उतनी ही कम फोर्स से काम चल जाता है। ठीक है, तो देखिए R1 ज़्यादा डिस्टेंस पे है तो ऑब्वियसली F1 कम होगा। ठीक है, और R2 कम है तो डेफिनेटली F2 ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि F1 छोटा होना ही चाहिए था, ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे C पार्ट के बारे में। ठीक है, तो C पार्ट के बारे में हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं। ये देखिए, फाइंड द रेशियो बिटवीन द फोर्सेस F1 एंड F2। F1 और F2 के बीच का रेशियो निकालना है। तो फिर से वही बात हो गई, बिकॉज व्हील इज इन इक्विलिब्रियम। So wheel is in equilibrium, therefore anti-clockwise torque is equal to clockwise torque, implies that anti-clockwise is τ2 and clockwise is τ1, implies that τ2 is F2 into R2 and τ1 is F1 into R1। समझ रहे हैं? Implies that, so we have to find F1 and F2, ratio of F1 and F2. So F1 upon F2 would be R2 upon R1. Okay, implies that F1 upon F2 is equal to R2. What is R2? R2 is OO dash. OO dash. What is R1? R1 is OA या AO, implies that F1 upon F2 वैल्यूज देखिए दे रखी है। OO dash is 2.0 सेंटीमीटर में, और F2 की AO की वैल्यू OO dash 2.0, AO is 2.5, implies that F1 upon F2 is equal to 4:5. This is the answer. Okay.